और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। दिल्ली से यह अहम जानकारी। आज पीएम आवास पर होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सुबह 10:30 बजे शुरू होगी कैबिनेट की मीटिंग। तो कैबिनेट मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बजट पेश होने से ठीक पहले कैबिनेट मीटिंग होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर आज पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये कैबिनेट की मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। बिल्कुल, बजट भी पेश होने से ठीक पहले ये मीटिंग है और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही कई अहम बिंदुओं पर भी चर्चा आज रहने वाली है। तो सभी कैबिनेट मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे और देखना होगा कि आखिर इस बैठक में किन किन बातों पर चर्चा की जाती है। लेकिन बजट से ठीक पहले इस बैठक का होना अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें बजट किस तरीके का रहने वाला है, इन सभी चीजों पर चर्चा की जाएगी। तो मोदी कैबिनेट की ये बैठक है जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहने वाले हैं और बजट पेश होने से ठीक पहले कैबिनेट की ये मीटिंग रखी गई है जो अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाली है। और पीएम आवास पर ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। तो दिल्ली से जानकारी। आज पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब यह मीटिंग शुरू होगी। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में आज प्रश्नकाल के साथ जो है कार्यवाही शुरू होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा। जनजातीय विकास विभाग की भी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। मंत्री अविनाश गहलोत और बाबूलाल खराड़ी सदन में चर्चा का जवाब देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर आपको बताएं कि आज प्रश्नकाल के साथ जो कार्यवाही है वो शुरू होगी और साथ ही साथ मंत्री अविनाश गहलोत और बाबूलाल खराड़ी सदन में चर्चा का जवाब देंगे। जनजातीय विकास विभाग की भी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के साथ जो है कार्यवाही शुरू होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर आज चर्चा होगी। तो महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होने वाली है सदन की कार्यवाही, जिसमें मंत्री अविनाश गहलोत और बाबूलाल खराड़ी सदन में आज जवाब देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं और बिना नाम लिए राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। तो दौसा में बीजेपी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो गौ मांस खाकर संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर के आते हैं। हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने सवाल भरे लहजे में पूछा कि कोई हिंदू आतंकी कह देगा कि हम चुप बैठे रहेंगे, कोई हिंदू को हिंसक कह देगा हम चुप बैठे रहेंगे, कोई राम मंदिर का विरोध करेगा हम चुप बैठे रहेंगे, कोई राष्ट्रपति के रंग पर उपहास उड़ाएगा हम चुप बैठे रहेंगे, जो गौमांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है। हिंदू को आतंकी कह देगा और हम चुप बैठे रहेंगे, कोई हिंदू को हिंसक कह देगा और हम चुप बैठे रहेंगे, कोई राम मंदिर का विरोध कर देगा और हम चुप बैठे रहेंगे, और कोई महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के रंग पर उपहास उड़ाएगा और हम चुप बैठे रहेंगे। तो मित्रों, ऐसे काफिर इस प्रकार के अपने सपनों में कामयाब होते रहे। जो गोमांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है, वो हिंदू। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी और ईडी के बाद अब सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। जेजेएम के महा घोटालेबाजों को सीबीआई ने तलब किया है। सीबीआई ने घोटालेबाज अधिकारियों ठेकेदारों को समन भेजकर दिल्ली तलब किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जेजेएम घोटाले में सीबीआई की एंट्री। आरोपियों को समन भेज दिल्ली बुलाया। जेल में बंद लोगों से भी होगी पूछताछ। $900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी, ईडी और सीबीआई तीनों जांच एजेंसियां जांच में लगी हैं। अब इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। इस घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों से सीबीआई पूछताछ करेगी।
फिर चाहे वो जेल में बंद ही क्यों ना हो। सीबीआई ने घोटालेबाज अधिकारियों, ठेकेदारों और घोटाले से जुड़े अन्य लोगों को भी समन भेजा है। समन भेजकर सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। इसके साथ ही जलदाय विभाग से भी घोटाले से जुड़ी अहम फाइलों को तलब किया गया है। सीबीआई अब इस मामले की तेजी से जांच कर रही है। दरअसल जयपुर एसीबी ने जेजेएम से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों, ठेकेदारों के खिलाफ 8 अगस्त 2023 को एक एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर एसीबी के सीआई राजेश राव की ओर से दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया था कि 6 अगस्त को उनके पास सूचना आई थी कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में टेंडर हासिल करने, बिलों के भुगतान और काम में अनियमितताओं के लिए अवैध संरक्षण हासिल करने के लिए ठेकेदार पद्म जैन ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए होटल में बुलाया था। 7 अगस्त को एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए 2,20,000 रुपए की राशि लेते हुए अधिकारियों को ट्रैप किया था। जांच में एसीबी ने 10 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया था। इससे पहले मंगलवार को जल जीवन मिशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने जयपुर से संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया था, जिस पर जेजेएम घोटाले में बिचौलिए की भूमिका के आरोप हैं। गौरतलब है कि जेजेएम घोटाले में अब तक ईडी 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कोटा की कर लेते हैं। कोटा में 10 साल पहले बहुचर्चित रुद्राक्ष हांडा हत्याकांड के मास्टरमाइंड अंकुर पहाड़िया की जयपुर की खुली जेल में कनपटी में गोली लगने से मौत हो गई है। प्रारंभिक तौर पर अंकुर की मौत सुसाइड मानी जा रही है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। कोटा के रुद्राक्ष हत्याकांड के मास्टरमाइंड ने किया सुसाइड। अंकुर ने सांगानेर की खुली जेल में कनपटी पर मारी गोली। कोटा में 2014 में हुए रुद्राक्ष अपहरण हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी अंकुर पांड्या ने जयपुर की सांगानेर स्थित खुली जेल में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जेल प्रशासन के मुताबिक मंगलवार शाम को अंकुर खुली जेल में अपनी कोठरी में मौजूद था। शाम 6 बजे उसका साथी मजदूरी कर जेल में लौटा। जब कमरे में जाकर देखा तो अंकुर लहूलुहान पड़ा था। अंकुर के हाथ के पास एक देसी पिस्टल पड़ी थी। साथी की सूचना पर जेल कर्मी बैरक में गए। इसके बाद अंकुर को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महीने भर पहले बीकानेर से जयपुर शिफ्ट किया गया था अंकुर। 5 साल के रुद्राक्ष हत्याकांड में अंकुर को सुनाया गया था मृत्युदंड। अच्छे आचरण को देखते हुए खुली जेल में किया गया था शिफ्ट। अंकुर पांड्या को करीब 1 महीने पहले यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। उससे पहले वो बीकानेर की खुली जेल में था। अच्छे आचरण की वजह से अंकुर पांड्या को सांगानेर की खुली जेल में लाया गया और यहीं पर बताया जा रहा है कल शाम को अंकुर पांड्या ने कनपटी पर गोली मार ली। आपको बताते चले 9 अक्टूबर 2014 को अंकुर और उसके साथियों ने 5 साल के रुद्राक्ष को अगवा कर रुद्राक्ष के परिजनों से 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम नहीं मिलने पर रुद्राक्ष की हत्या कर दी गई थी। वहीं 10 अक्टूबर 2014 को तालेड़ा के जाख मुंड स्थित दाई मुख्य नहर में मिला रुद्राक्ष का शव। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अंकुर और उसके साथी दिल्ली निवासी करणजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। आज उसका शव महात्मा गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाया गया है। बहरहाल मजिस्ट्रेट की जांच यहां पर की जा रही है और पूरे मामले को देखा जा रहा है कि आखिरकार इसकी वजह क्या रही। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। करौली के वजीरपुर गेट के पास राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में एक हॉल की जो छत है उसकी पट्टियां टूट गई। लेकिन गनीमत रही कि यह हादसा रात के वक्त में हुआ। उस समय स्कूल में कोई नहीं था। घटना की जानकारी आसपास रहने वाले लोगों ने स्कूल के स्टाफ को दी। देखिए जरा रिपोर्ट। ये तस्वीर है करौली जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की, जहां रात के वक्त स्कूल की छत की पट्टियां टूट गई। गनीमत ये रही कि हादसा रात के वक्त हुआ, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने विद्यालय स्टाफ को दी। सूचना पर विद्यालय की प्रधानाचार्य समेत दूसरे शिक्षक स्कूल पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी। ये हादसा रात को 10 बजे से लेके और 12 बजे तक का है। पड़ोसियों ने, आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि रात को 10 बजे एक बार बहुत तेज आवाज आई, इसके बाद 12 बजे धड़ाधड़ से ही गिर गई बिल्डिंग। हादसे की जानकारी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को दी गई। छत की पट्टियां टूटने से वहां रखा फर्नीचर और अलमारी पूरी तरीके से टूट गया। बताया ये जा रहा है कि विद्यालय की बिल्डिंग रियासत कालीन है और लंबे वक्त से हादसे वाले हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। कोई जनानी नहीं हुई है। ये रात्रि 16 तारीख के 11 साढ़े 11 बजे का हादसा है। इसमें क्लासें नहीं बैठती थी, इसलिए कोई जनानी की संभावना नहीं। पहले भी इस बिल्डिंग में ऐसे कोई हादसे हुए हैं? आज तक नहीं हुआ। स्कूल की बिल्डिंग काफी पुरानी है। 12वीं कक्षा तक के स्कूल में करीब 600 से ज्यादा छात्राएं पढ़ाई करती हैं। हालांकि जो हिस्सा हादसे का शिकार हुआ वो इस्तेमाल में नहीं था, फिर भी अगर हादसा दिन में होता तो बड़ा हो सकता था। करौली के बाद अलवर के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से भी जर्जर भवन की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ स्कूल के कमरों की छत का प्लास्टर टूट करके गिर रहा है। कमरों में लगातार सीलन आ रही है। नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वे भय के साए में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। स्कूल छत पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। विद्यालय के चारों ओर पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर के स्थानीय स्कूल प्रशासन द्वारा नगर निगम सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक इस भवन की किसी ने सुध तक नहीं ली है। हाँ, हमने एक हफ्ते से हम बात कर रहे हैं। पार्षद को हमने 2-3 बार फोन कर दिया। 2 पार्षदों को इस एरिया में 2 पार्षद लगते हैं, तो हमने दोनों को फोन किया है, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिक्षा के मंदिर का ऐसा हाल हैरान करने वाला है। एक तरफ रात के वक्त करौली में स्कूल में हादसा, तो दूसरी तरफ अलवर में डर के साए में बच्चों की पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कोटा में बीच सड़क पर ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट करने वाला महिला कांस्टेबल का पति निकला है। मौके पर महिला कांस्टेबल भी वर्दी में पहुंच गई और ट्रैक्टर चालक पर धौंस जमाने लगी। इतना ही नहीं, महिला कांस्टेबल के पति ने मारपीट कर ट्रैक्टर की चाबी निकाल ली और उल्टा ट्रैक्टर चालक को ही थाने में बंद करवा दिया। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर मारपीट की तस्वीर है। पुलिस ने मारपीट करने वाले कांस्टेबल के पति के बजाय ट्रैक्टर चालक को ही थाने में बंद कर दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद छोड़ दिया गया। मौके पर वर्दी में पहुंची महिला कांस्टेबल ने ट्रैक्टर चालक पर धौंस जमाई और धमकी देती रही। सीसीटीवी फुटेज के बाद एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला कांस्टेबल भी नजर आ रही है। पीड़ित ट्रैक्टर चालक ने जवाहर नगर थाने में शिकायत दी है, लेकिन उल्टा उसे ही थाने में बंद कर दिया गया और लाइव मारपीट करने वाले ट्रैक्टर चालक के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये भी जुर्माना वगैरह सब लगेगा, है ना? इसे मैं आ रहा था खाली करके आ रहा था, जब तो मैंने हाथ देखे निकला ट्रैक्टर, तो मैंने कोई मेरे तो कोई गलती नहीं है। उसमें आके रोड में आके मेरे आके मोटरसाइकिल रोक के मेरे चाटम चोटा हो गया। मेरे फीस से भी निकाल 10,000 रुपये में नगद लेके आएगा सेठ जी का पार्टी से। मारपीट किया और मेरे को धमकी दिया, तेरे को मारूंगा, ऐसा करूंगा। जैसे मैंने सेठ जी का फोन किया, भैया वहां से ले गया ट्रेन। हो गया क्या हुआ चोटला? मैंने की भैया यह बात हो, कुछ नहीं हुआ। फिर थाने में क्या हुआ? थाने में अंदर बंद कर दिया हमें, तो बैठ जा अंदर।
रिपोर्ट ये बोला था, रिपोर्ट नहीं है, सबूत लेके आना। और नीट यूजी पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार और एनटीए ने हलफनामा दायर किया था। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं है और वो नीट परीक्षा निरस्त करने के समर्थन में नहीं है। तो वहीं एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि पेपर जो लीक ही नहीं बल्कि टेलीग्राम ऐप पर नीट पेपर लीक का जो वीडियो चलाया जा रहा था वो फर्जी था। सीबीआई ने भी सीलबंद लिफाफे में अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज बड़ा निर्णय ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे। पीएम शाम 6 बजे के करीब बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं, जहां उनका संबोधन होना है। और इसके अलावा वो पार्टी दफ्तर भी लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगे। पीएम मोदी पार्टी दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क, चपरासी और ऐसे अन्य कर्मचारियों से आज मिलेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी हेडक्वार्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में पीएम का भाषण भी होना है और साथ ही साथ कर्मचारियों से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। और 2 से ज्यादा बच्चों को लेकर के मंत्री झावर सिंह खर्रा के बयान पर अब सियासत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी है। तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूरी बताया है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया है। जनसंख्या पर बयान, सियासी घमासान। एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। संसाधन बहाना, किस पर है निशाना? बयानबाजी जारी, सियासत भारी। ये बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो कहूंगा एक पहले कानून बनाए फिर बात करें। ये जो मंत्री जी का बयान है वो बहुत ही निंदनीय है। हम सब लोग इनकी निंदा करते हैं। सरकारी लाभ या राजनीतिक फायदा? छत्तीस वाला आंकड़ा, सियासी संग्राम। किसे सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए, किसे नहीं, इन दिनों यह सियासी मुद्दा बना हुआ है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के बयान ने तो इस मुद्दे को और हवा दी है। इसके बाद हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने उनके बयान को और हवा दी। लेकिन अब तिजारा से बीजेपी विधायक बालकनाथ भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूरी बता रहे हैं। भारत के संसाधन और प्राकृतिक संसाधन अच्छे से लोगों को उनका लाभ मिल सके और लोगों का भला हो सके, इसके लिए जनसंख्या कानून आवश्यकता है जीवन की, और इसको हम सबको मिलकर अपनाना चाहिए और इसके लिए पक्षमंत्री सब देश को एक साथ में आना चाहिए। बाबा बालकनाथ का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि सभी दलों को मिलकर इस बाबत कदम उठाने होंगे। न सिर्फ बालकनाथ बल्कि राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग का समर्थन कर रहे हैं। किसी भी देश के लिए कि जनसंख्या के स्थिरीकरण के मुद्दे पर एक स्थान पर आकर पॉलिसी बढ़नी चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है कि 10 साल बाद 5 साल बाद भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण हो, इसके लिए आवश्यक रूप से नीति निर्धारित की जानी चाहिए। सत्ता पक्ष जहां जनसंख्या पर रोक के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहा है, वहीं कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा अलग ही अंदाज में जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते नजर आए। रामकेश मीणा का कहना है कि कांग्रेस ने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून से पहले जातिगत जनगणना की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं करता। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जातीय जनगणना हो, उससे पता लग जाएगा कि जनसंख्या कौन सबसे ज्यादा इस देश में बढ़ा रहा है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के बयान के बाद सियासत में हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है, जनसंख्या पर घमासान छिड़ गया है। बाल मुकुंदाचार्य हो या फिर बाबा बालकनाथ, सभी जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस खुद को इस कानून का समर्थक बताने की कोशिश कर रही है,
लेकिन उससे पहले जातिगत जनगणना का पासा फेंककर एक नई चाल भी चल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला का रामगंज मंडी में जगह जगह स्वागत किया गया। और आपको बता दें कि ओम बिरला ने भी सभी का आभार जताया। ओम बिरला ने कहा कि जनता के भरोसे में उन्हें इस बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाया है। ओम बिरला के रामगंज मंडी दौरे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी उनके साथ रहे। रामगंज मंडी ने बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। मैं 2014 से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं और 2014 से ही रामगंज मंडी की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया। मैं कई बार सोचता था कि आपके ऋण को कैसे उतारें, और निश्चित रूप से ये समय आया है जब राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों जगह एक दल की सरकार है। आपने यहां पर मदन दिलावर जी को विधायक बनाकर भेजा। अभी वह केंद्र राज्य में शिक्षा पंचायत मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आपने मुझे सांसद बनाकर भेजा। दोबारा मुझे देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के अध्यक्ष का दायित्व मिला। मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां जीवंत लोकतंत्र है। और चलिए अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों।